गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग नए टॉपिक की ओर शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हम लोग जो अफवाह तंत्र पढ़ा था उसी से हमारी जो है अफवाह का एक एक जो है टॉपिक आपके जो बीच आने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है एक एक टॉपिक को देखेंगे। और दोस्तों छोटू आप भी जो है आप सब जो है कलम कॉपी निकाल लीजिए और देखिए कल हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हमने जो है अपवाह स्वरूप को पढ़ा था। अपवाह तंत्र में देख रहे थे तो बहुत सारी नदियों की मैंने चर्चा किया था। उसमें से एक हिमालय नदी थी। हिमालय नदी में देखेंगे तो तीन प्रमुख तंत्र बन रहे थे। एक हमारी थी सिंधु नदी तंत्र, दूसरी हमारी गंगा नदी तंत्र और तीसरी हमारी क्या थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसमें से देखेंगे तो जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग मिलकर जो है सभी कोई चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक एक कर को देखेंगे प्यारे दोस्तों। ये जो है मैंने भारत के मानचित्र जो नीले कलर से मैंने बनाया, ये नदी का स्वरूप है। जो रेड कलर से है ये भारत की क्या है, बाउंड्री यानी कि एक जो है सीमा रेखा है। अब इस सीमा रेखा में देखेंगे तो जो पीले कलर का है ये बाउंड्री से बाहर है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ये हमारा इधर का हिस्सा जो है चीन तिब्बत का हिस्सा है और ये हमारा जो है तिब्बत का हिस्सा। और जो इस कलर से हमारे हैं यानी कि जो है ये भारत के हिस्से हैं। तो जो काले कलर से हमारे भारत की बाउंड्री। अब यहाँ पे जो कुछ पर्वत श्रेणियां मैंने बनाया, जो कि पर्वत श्रेणी को आपने पढ़ा था, तो उन सारी पर्वत श्रेणी को भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। चलिए सबसे पहले मुख्य नदी हमारी, इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में मैं बता दूं आपको प्यारे दोस्तों। तो सिंधु नदी जो है यहाँ से देखेंगे आप तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के समीप जो है एक छोटा सा जगह है जिसको हम बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं इसको, बोखरचू। तो सिंधु नदी के समीप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा जगह है, तो इसको बोलते हैं बोखरचू। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, जो है इसको क्या बोलते हैं, बोखरचू बोलते हैं। इसको देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं बोखरचू। बोखरचू, बोखरचू। यहाँ पे जो है खास छोटे से जगह है। जैसे मानसरोवर झील जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के बगल में अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बगल में मानसरोवर झील अवस्थित होने के कारण जो है यहाँ पे एक खास छोटा सा जगह बन जाता है, उसको बोलते हैं बोखरचू। बोखरचू नामक से स्थान से जो है निकलती है और निकलने के क्रम में जो है ये आपके जो है ये जो है आपको इस दिशा में जो है यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जो है ये पहुंचती है आपको भारत के लद्दाख क्षेत्र में। और भारत के लद्दाख क्षेत्र में पहुंचती है तो लद्दाख श्रेणियों को काटकर जो है ये जो है भारत में प्रवेश करती है। और लद्दाख श्रेणियों को काटकर भारत में प्रवेश करने के क्रम में जो है ये भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है। जहां पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है प्रवेश करने के क्रम में जो है ये आपको लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरते हुए जो है ये पहुंच जाती है सीधे जो है बाल्टिस्तान। जब जो है बाल्टिस्तान जब पीओके पहुंचती है तो पीओके पहुंचने के क्रम में जो है यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं गिलगित नदी। इसको हम क्या बोलते हैं, तो गिलगित नदी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गिलगित। इसको हम गिलगित नदी कहते हैं। जब गिलगित नदी इसको मिलती है तो गिलगित नदी का जल ग्रहण करते हुए जो है ये जो है पाकिस्तान के जो है चिल्लड़ पाकिस्तान के जो है चिल्लड़ प्रांत में पहुंचती है। और चिल्लड़ प्रांत में पहुंचकर जो है ये पाकिस्तान के दर्दिस्तान चिल्लड़ प्रांत के जो है दर्दिस्तान क्षेत्र में पहुंचती है। और दर्दिस्तान क्षेत्र में जो है यहाँ पे जो है मैदानी भाग में जो है उतरने के क्रम में जो है ये सीधा जो है पाकिस्तान में चली आती है। और चली आने के क्रम में जो है जब यहाँ जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अटक के समीप, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अटक के समीप एक जो है नदी का जल ग्रहण करती है, उस नदी का नाम है काबुल नदी। इसको हम क्या बोलते हैं, काबुल नदी। ये जो है काबुल नदी का जल ग्रहण करते हुए जो है ये जो है आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के क्रम में जो है जब यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पंचनद। और पंचनद जो है ये जो है जल ग्रहण करती है वो मिठान के पास, यानी कि जो है मिठान के पास जो है ये जल ग्रहण करते हुए जो है ये आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के क्रम में जो है ये जाती है और जो है
ये अरब सागर में जाकर जो है अपनी जल को विसर्जित कर देती है। अरब सागर में जाकर जल को विसर्जित करती है और यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, खूबसूरत डेल्टा का निर्माण करती है। उस खूबसूरत डेल्टा को जो है हम सिंधु नदी डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु डेल्टा बोलते हैं। अब जो है इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करेंगे तो टोटल लंबाई प्यारे मित्रों कितनी है? इसको 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई टोटल कितनी बन जाती है? तो 2880 किलोमीटर। ये मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलकर जो है ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है और जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ये बहते हुए जो है सीधा पीओके पहुंचती है और गिलगित में जो है बाल्टिस्तान में एक गिलगित नदी को जो है जल प्राप्त करती है और चिल्लर प्रांत में जो है दर्दिस्तान प्रांत में जो है एक बहुत बड़े गहरे महाखंड का निर्माण करती है और एक यहाँ पे गहरे महाखंड का निर्माण करती है। उस महाखंड को देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? तो महाखंड को यहाँ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंधु गार्ज या सिंधु गार्ज कहते हैं। तो सिंधु गार्ज के निर्माण करने के बाद जो है ये पाकिस्तान के प्रांत में पहुंचती है और यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे जो है पंजाब प्रांत में जो है काबुल नदी का जल ग्रहण करती है और काबुल नदी का जल ग्रहण करते हुए जो है ये जो है आपके यहाँ पे देखेंगे तो मिठानकोट यहाँ पड़ता है। तो मिठानकोट में जो है ये पंचनद में 5 प्रमुख नदियां आती है। आपका जो है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 नदी का जल ग्रहण करते हुए जो है ये जो है मिठानकोट, ये जो है यहाँ पे जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिठानकोट में जो है पंचनद का जल ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखेंगे तो कराची शहर है। कराची शहर के पूरब में जो है ये अरब सागर में जा गिरती है और अरब सागर में जा गिरने के क्रम में यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को बोलते हैं सिंधु नदी डेल्टा या सिंधु डेल्टा बोलते हैं। तो सिंधु डेल्टा का निर्माण करती है और कुल लंबाई इसकी हो जाती है 2880 किलोमीटर, जबकि भारत के मात्र एक राज्य से गुजरती है और वह केंद्र शासित राज्य है। और भारत में मात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये जो है हमारी लद्दाख है। तो लद्दाख से गुजरती है। लद्दाख की राजधानी जो है लेह जो है कहाँ पे है प्यारे मित्र? यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको जो है पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये हमारी क्या है? लेह है। तो लेह से जो है लेह की राजधानी लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तो लद्दाख की राजधानी लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। तो ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है और ये लद्दाख से गुजरती है और भारत में मात्र लद्दाख में इसके जो लंबाई हो जाती है कितना है? 1114 किलोमीटर। ये जो है भारत में इसकी लंबाई की यदि हम यहाँ पे लिख देता हूँ ये कितनी है इसकी लंबाई? तो 1114 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। ये जो है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। तो लद्दाख में सिंधु नदी की मात्र लंबाई बच जाती है कितना? 1100। तो यानी कि जो है 2800 में से 1100 आप जो है इसको माइनस कर सकते हैं। तो यानी कि जो है ये 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबी दूरी है। अब इसमें देखेंगे तो सिंधु के अन्य सहायक नदियां की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपके जो है इन क्षेत्र में जो है लद्दाख के क्षेत्र में जो है 2 प्रमुख जो है नदियां मिलती है। एक हमारी सियोक नदी, एक हमारी कौन सी नदी है? सियोक नदी। सियोक नदी जो है ये आपके जो है आपके यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के पास से निकलती है और निकलने के क्रम में जो है ये आपको जो है लद्दाख क्षेत्र में जो है आती है और आने के क्रम में सियोक नदी एक और नदी है जिसको इस नदी को हम बोलते हैं नुब्रा नदी। इसको हम क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी का जो है जल ग्रहण प्राप्त करते हुए सियोक नदी आगे बढ़ती है और सियोक नदी जो है पीओ के क्षेत्र में जाकर जो है ये सिंधु से अपनी जल को मिला देती है। अब जो है नुब्रा नदी के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं कि नुब्रा नदी में जो है हमारी नुब्रा घाटी अवस्थित है और नुब्रा घाटी से भारतीय सैनिक जो है सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी मैंने बताया था, तो काराकोरम श्रेणी पर यहाँ प्रमुख ग्लेशियर थी, इसको हम क्या कर रहे थे? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है पर भारतीय सैनिक जो सुरक्षा करने के लिए जो है भारत को नागरिक को सुरक्षा देने के लिए जो है ये जाते हैं, तो ये नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं और इसी नदी के सहारे जो है ये लेह से होते हुए जो है आपका नुब्रा घाटी को होते हुए जो है सियाचिन जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है नुब्रा नदी घाटी के सहारे जो है सियाचिन जाते हैं। तो नुब्रा नदी की जो है यहाँ पे महत्ता बनती है। अब जो है
हाँ, इसके देखेंगे तो जो है लद्दाख क्षेत्र में जो है एक और नदी मिलती है, जिसको जो है जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जिसको हम जास्कर ही नाम से जानते हैं। जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको हम जास्कर कहते हैं, और ये लद्दाख क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन जो है यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर मिल रहा है, कौन सा नदी सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल रही है। यदि आप देखेंगे तो ये हमारी इस दिशा की ओर यदि डायरेक्शन है, नदी का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है क्या हो गया, दायां, और इधर का हिस्सा क्या हो गया, बायां हो गया। तो आप जो है दाएं और बाएं के आकलन आप कर सकते हैं कि दाएं बाएं क्या हो सकता है। चलिए हम आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ये हमारी जो है नदी जब इस दिशा से जो है प्रवाह कर रही है, तो यानी कि ऐसे जब जा रही है तो इसके इस दिशा से जब मिलने वाली नदी क्या कहलाएगी, दाईं तट पर, और इस दिशा से जो मिलेगी नीचे से वो क्या हो जाएगा, आपका बाईं तट पर। आपको समझ में आ गया। चलिए अब जो है हम बात करते हैं, तो एक गिलगित नदी निकलती है, गिलगित बाल्टिस्तान से निकलती है और जो है सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर मिलती है। और इसके बाद जो है काबुल इसकी सहायक नदी है, जो कि इसके दाएं तट पर मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। एक जो है इसको काबुल, इसको जो है कुर्रम कहते हैं, इस नदी को हम क्या कहते हैं, कुर्रम, इसको हम क्या कहते हैं, कुर्रम। इसको कुरम कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, गोमल, इसको हम क्या कहते हैं, गोमल। अब जो है तीन प्रमुख नदी जो है पाकिस्तान में मिलती है, एक काबुल, कुर्रम और जो है गोमल। और ये नदी जो है इसकी जो है तोची नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसको बोलते हैं तोची नदी। ये जो है तोची नदी है, तो ये जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है पंजाब, पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रांत में जो है ये तीन प्रमुख नदियां मिलती है, काबुल, कुर्रम और जो है गोमल जो है मिलती है। और यहाँ पे पंच नद का जल ग्रहण करती है, और ग्रहण करते हुए जो है एक कराची शहर के पूरब में जो जाकर अरब सागर में गिर जाती है। चलिए ये जो है सिंधु नदी के बारे में तो मैंने बताया। अब जो है इन पंचनद क्या होता है, तो 5 नदियों को जो है हम क्रम को हम क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर से उतरते हैं, तो ऊपर से उतरने के क्रम में मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक जो है, यहाँ पे देखेंगे तो जो है एक छोटा सा झील है, इस झील को बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बेरीनाग, क्या बोलते हैं, बेरीनाग। तो हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है इस शेषनाग के समीप, शेषनाग एक झील है। तो जैसे अब झील आप देखेंगे तो जो है बहुत सारी ऐसे झील आएंगे जो कि नाग के नाम से, नाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, ये नागिन वाली जो भी झीलें मिलेंगे वो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। तो जो है जम्मू कश्मीर में शेषनाग के समीप जो है एक झील है, झरना है, उस झरने से जो जल प्राप्त होता है, नीचे जो जल एकत्रित होता है उसको हम झील कहते हैं। तो यानी कि जो है बेरीनाग झरने से प्राप्त जो है, बेरीनाग झील से जो है इसका उद्गम स्रोत है, और जो है बेरीनाग से निकलने के क्रम में जो है आगे पहुंचती है। और यहाँ पे एक हमारी शहर है, यहाँ पे हमारी कौन सी शहर है, श्रीनगर, यानी कि जो है यहाँ पे कौन सी हमारी शहर है, तो श्रीनगर है। ये जो है श्रीनगर के समीप जो है पहुंचती है, और श्रीनगर के समीप पहुंचने के क्रम में जो है श्रीनगर शहर को होते हुए गुजरती है, और आगे जाकर जो है एक यहाँ पे जो है झील है जिसको बोलते हैं बुल्लर झील, इसको क्या बोलते हैं, बुल्लर झील। और बुल्लर झील का जो है जल ग्रहण करते हुए जो है आगे बढ़ती है, और ये जो है धौलाधार श्रेणी को काटती है, और काटते हुए एक गार्ज का निर्माण करती है, और गार्ज का निर्माण करते हुए जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा बनाते हुए जो है ये आपको जो है झंग के निकट पहुंचती है, और जो है जाकर जो है यहाँ पे जो है चिनाब नदी में जो है अपनी जल को विसर्जित कर देती है। तो ये जो है बेरीनाग से निकलती है, बेरीनाग से निकलने के क्रम में श्रीनगर और बुल्लर झील का जल ग्रहण प्राप्त करते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाते हुए जो है ये जो है कहाँ, आपके जो है पाकिस्तान के झंग के निकट जो है चिनाब में अपनी जल को विसर्जित कर देती है, और इसकी कुल लंबाई हो जाती है, यदि हम इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। कितनी है, 725 किलोमीटर। तो झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर हो जाती है। अब हम जो देखेंगे ये हमारी कौन सी नदी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये आपके जो है कहां से निकलता है, तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है तांडी नामक स्थान से निकलती है, और चिनाब जहां से निकलती है वहां पे 2 प्रमुख सरिताएं बनती है, वहां पे जो है 2 प्रमुख सरिताएं बनती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 प्रमुख सरिताएं कौन सी बनती है। एक हमारी जो बनती है जिसको बोलते हैं हम चंद्र, और दूसरा हमारा क्या है, भागा। एक हमारा क्या है, चंद्र, और दूसरा हमारा क्या है, भागा।
यानी कि देख लेंगे हम, तो एक हमारी क्या हो गई चंद्र और दूसरी हमारी क्या हो गई भागा, यानी कि दूसरी हमारी क्या होगी भागा, यानी कि चंद्र और भागा दो प्रमुख नदी मिलकर क्या बनता है चंद्रभागा बनता है। क्या बनता है चंद्रभागा, और चंद्रभागा जब मिलता है तो इसका नाम क्या पड़ता है चिनाब, यानी कि जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है चिनाब। अब जो है चिनाब नदी जो है ये निकलने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की जो है घाटियों में बहती है, और बहने के क्रम में जो है ये कहां पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी को काटती है, और काटने के क्रम में जो है यहाँ पे एक नदी इसकी सहायक जो है नदी का जल ग्रहण प्राप्त करती है, जिसको हम बोलते हैं जम्मू नदी। क्या बोलते हैं इसको जम्मू नदी। तो जम्मू नदी का जो है ये जल ग्रहण प्राप्त करते हुए जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करके जो है ये सीधा कहां चली आती है तो आपको जो है मिठानकोट चली आती है। तो यानी कि सीधा डायरेक्ट कहां चली आ रही है तो ये मिठानकोट चली आती है, और मिठानकोट में आकर जो है यानी कि आपका झेलम रावी सतलज इन सभी का जो है जल ग्रहण करते प्राप्त करते हुए मिठानकोट में आकर सिंधु से मिल जाती है, और इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है देख लेंगे, तो इसकी टोटल लंबाई जो बन जाएगी वो बनेगी प्यारे मित्र कितनी, तो आपकी बनेगी टोटल लंबाई इसकी बन जाएगी 1800 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 1800 किलोमीटर, यानी कि जो है झेलम की लंबाई जो है सर्वाधिक है, इसकी लंबाई टोटल जो बन जाती है वो 1800 किलोमीटर बनती है। तो झेलम की कुल लंबाई कितनी होगी 1800 किलोमीटर। अब हम देखते हैं रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और रोहतांग दर्रे के समीप से निकलने के क्रम में जो है ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे देखेंगे तो के घाटियों से ये जो है यहाँ पे एक घाटी है जिसको हम बोलते हैं चंबा घाटी। तो चंबा घाटी में बहती हुई जो है आगे बढ़ती है, और जो है यहाँ पे पाकिस्तान और जो है जम्मू कश्मीर की सीमा बनाते हुए जो है फिर पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाते हुए जो है ये सीधा पहुंच जाती है पंजाब, और पंजाब जो कि पाकिस्तान के प्रांत में है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है ये पहुंचती है, और वहां पे जो है ये अपनी जल को जो है किससे मिला देती है चिनाब से, और चिनाब से मिला देने के बाद जो है ये अपनी इसकी जो है जल ग्रहण सिंधु के माध्यम से कहां चल जाता है तो जो है अरब सागर में। और इसकी लंबाई की यदि बात कर लेंगे तो इसकी लंबाई हो जाती है कितनी तो 720, कितनी हो जाती है 720 किलोमीटर, यानी कि जो है इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्त तो 720 किलोमीटर। तो 720 किलोमीटर जो है रावी की लंबाई होगी। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलने के क्रम में जो है ये ब्यास नदी आगे बढ़ती है, और जो है आगे बढ़ने के बाद जो है ये हिमाचल से जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के क्रम में जो है एक यहाँ पे जो है एक जगह है पंजाब में यहाँ पे एक जगह है छोटा सा, इसको बोलते हैं हरिके। इसको क्या बोलते हैं हरिके। तो हरिके बैराज के समीप जो है यहाँ पे हरिके बांध बांधा गया है, तो हरिके बैराज के समीप जो है अपनी जल को जो है सतलज नदी में मिला देती है, और इसकी जो है भारत में ही जो है इसकी लंबाई समाप्त हो जाती है, और इसकी भारत में लंबाई केवल भारत में से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, और इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 470 किलोमीटर। कितनी हो जाती है 470 किलोमीटर। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है 470 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं, एक हमारी लंबी नदी बच गई हमारी सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये भी निकलती है कहां से तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के बगल में, मानसरोवर झील के बगल में एक छोटा सा झील है, उसको बोलते हैं दोस्त राक्षस ताल। राक्षस ताल झील से निकलती है, और राक्षस ताल झील से निकलने के क्रम में जो है ये सिंधु नदी के समानांतर जो है देखेंगे तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिंधु नदी के समानांतर जो है 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत के यहाँ पे जो है एक हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे को हम बोलते हैं सिपकिल्ला दर्रा। क्या बोलते हैं सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। तो भारत में जो है सिपकिल्ले दर्रे के सहारे जो है भारत में प्रवेश करती है, और भारत के किस राज्य में हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के क्रम में जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब को होते हुए हरिके नामक जगह पर पहुंचता है, तो ब्यास नदी का जल ग्रहण प्राप्त करता है, और ब्यास नदी को जल ग्रहण प्राप्त करते हुए जो है ये जो है सीधा कहां पहुंच जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चिनाब नदी से अपना जल को मिला देती है, और जो है इसकी जल जो है चिनाब और के सहारे जो है सिंधु, और सिंधु के सहारे जो है इसकी जल कहां चली जाती है आपका
अरब सागर में, और अरब सागर में जाकर विसर्जित कर देती है। टोटल लंबाई की यदि इसकी बात करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई हो जाती है प्यारे मित्र, इसकी टोटल लंबाई है 1050, इसकी टोटल लंबाई कितनी बन जाती है 1050 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु की टोटल लंबाई, सॉरी, सतलज की टोटल लंबाई कितनी है 1050 किलोमीटर है। तो मैंने उद्गम के और संगम के स्रोत भी बताएं, तो जो कि उद्गम और संगम में आपसे पूछा जाता है, उद्गम कहाँ कहाँ पे है, संगम कहाँ कहाँ पे हो रहा है। कोई नदी समंदर में डायरेक्ट जाके मिल रहा है, कोई नदी जो है अपने दूसरे नदी में मिलकर जो है जल को समंदर में पहुंचा रहा है। तो यानी कि जो है कुछ ऐसे भी इसके माध्यम है। हाँ, इसमें मैं बात कर लूं तो आपको जो है सिंधु नदी को जो है देखेंगे तो सिंधु नदी को तिब्बत में जो है दूसरे नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं सिंगी खंबान, सिंगी खंबान, सिंगी खंबान, या इसको कहते हैं शेरमुख, इसको कहते हैं शेरमुख। सिंधु नदी को जो है दो नाम से जानते हैं तिब्बत के क्षेत्र में, सिंधु नदी को तिब्बत क्षेत्र में जो है सिंघी खंबान या शेरमुख कहते हैं। और इस जो है आपकी जो है सिंधु की यदि बात कर लेंगे तो जहां से निकलती है इसकी ऊंचाई जो है तिब्बत का पठार 4100 जो है 64 मीटर की ऊंचाई से जो है ये निकलती है। यानी कि सिंधु नदी जहां से निकलती है मानसरोवर झील से वो 4164 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसके बाद जो है हम इसको जो है हाँ सिंघी खंबान, इसके बाद जो है 4164 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसके बाद जो है जो आपके राक्षस ताल जो झील है, तो राक्षस ताल झील की जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो जो है इसकी ऊंचाई जो है 4555 मीटर है, इसकी 55 मीटर 4555 मीटर है। और जो है यहाँ पे देखेंगे तो बोखरचू झील जो है यहाँ पे इसकी जो है ऊंचाई कितनी है 4164, कितनी है 4164 मीटर है। हो गया। तो मैंने यहां तक जो है आपको जो है देने का डेटा प्रयास किया। अब टोटल सिंधु नदी एक जो है ये इतनी बड़ी नेटवर्क बना लिया, इतने बड़ी नेटवर्क को हम जो है क्या कहते हैं सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है अब टोटल इसकी यदि बात कर लेंगे तो सिंधु नदी जल तंत्र का जो है एक हमारी क्या बन जाती है एक बड़े सिस्टम बन जाती है। और इसका पूरा नदी दुरोणी की बात करेंगे तो टोटल इसका एरिया जो घेर लेता है जिसमें से 11,65,000 जो है टोटल एरिया को घेरता है। लेकिन कुछ इसमें से मैं पॉइंट वाली बात बता रहा हूं, जैसे सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। सिंधु नदी को जो है पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो सिंधु नदी पर कई छोटी बड़ी नहर का निर्माण किया गया है। उससे जो है सिंधु नदी के जल के माध्यम से जो है आपके पाकिस्तान में कृषि का जो है एक साधन बनता है। अब जो है एक इसमें से और मैं बता दूं तो जो है आपको जो है सतलज नदी पर जो है दो प्रमुख बांध बांधे गए हैं। सतलज नदी पर जो है एक भाखड़ा है और एक हमारी क्या है नांगल है। तो भाखड़ा और नांगल के बीच जो है हालांकि दोनों दो राज्य में है, तो भाखड़ा जो हो गया पंजाब में पड़ता है और नांगल जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दोनों बांध के बीच के डिस्टेंस जो है लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। जब बांध परियोजना नदी परियोजना पढ़ाऊंगा वहां पे मैं जो है इसकी जिक्र करूंगा। लेकिन जो है सिंधु नदी पर जो है सॉरी सतलज नदी पर बांध बांधे गए, एक भाखड़ा और एक जो है नांगल हिमाचल में और भाखड़ा जो है पंजाब में पड़ते हैं। तो भाखड़ा नांगल की जो है मैं जिक्र करूंगा वो परियोजना वाले में जिक्र करूंगा। अब देख लेंगे तो ये जो है 6 प्रमुख नदी की मैंने जो है इसमें देखेंगे तो ये हमारी जो है एक हमारी जो है क्या हो जाती है सिंधु, ये हमारे ऊपर से क्रम इसका याद रखेंगे, क्रम भी पूछता है। ये जो है हमारे सिंधु, इसके बाद जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। हालांकि जो है इसका संस्कृत नामकरण भी है, यानी कि संस्कृत में भी जो है इसको जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे झेलम को हम क्या कहते हैं बिस्तस्ता कहते हैं, हम जो है चिनाब को क्या कहते हैं इसको अस्किनी कहते हैं, रावी को क्या कहते हैं परुष्णी कहते हैं, सतलज को शत्रुदु कहते हैं, ब्यास को बिपाशा कहते हैं। तो इसका संस्कृत नाम भी है जो कि इससे जो है जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। दोआब क्या होता है, दोआब थोड़ा सा समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो है ब्यास और जो है सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में जो है यहाँ पे जो है दो नदी के बीच का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है दोआब कहलाता है। तो ब्यास और सतलज के बीच भी जो है यहाँ पे दोआब बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्यास और रावी के बीच में भी हमारा दोआब बन रहा है, रावी और चिनाब के बीच में भी दोआब बन रहा है और चिनाब और झेलम के बीच में भी दोआब बन रहा है। यहाँ जो है झेलम और जो है
क्या बोलते हैं, सिंधु के बीच में भी जो है द्वाब बन रहा है। तो यानी कि द्वाब क्षेत्र को भी देखेंगे। एक हमारी समझौता हुआ जिसमें से जो है एक सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे सिंधु जल समझौता, ये कब होता है, 1960 में होता है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। ऊपर के 3 नदी का पानी का प्रयोग देख लेंगे। ऊपर के 3 नदी के पानी का प्रयोग जो है, यानी ऊपर के 3 नदी कौन सी होगी प्यारे मित्र, हमारी होगी सिंधु। ऊपर की 3 नदी हमारी कौन सी होगी, सिंधु। इसके बाद हमारी कौन सी नदी होगी, झेलम, यानी कि जो है झेलम। और इसके बाद हमारी क्या हो गई, चिनाब, यानी कि क्या हो गई हमारी चिनाब। ये जो है समझौता हुआ 1960 में, जिसमें से जो है ऊपर के 3 नदी का पानी का प्रयोग जो है देखेंगे तो जो भारत यहाँ पे जो प्रयोग करेगा और पाकिस्तान यहाँ पे कौन प्रयोग करेगा, तो यानी कि जो है देखेंगे, तो यानी कि भारत, ये जो है भारत जो है ऊपर के 3 नदी का पानी का प्रयोग जो है पाकिस्तान, पहले लिख देते हैं पाकिस्तान जो है, ये जो है पाकिस्तान जो करेगा वो प्यारे मित्र वो कितना परसेंट करेगा, तो 80% करेगा 3 नदी का पानी का प्रयोग। और भारत जो है यहाँ जो करेगा वो कितना करेगा, 20% करेगा। अब जो है ऊपर के 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब का प्रयोग जो है ये जो है 80% पाकिस्तान करेगा और 20% कौन करेगा, भारत करेगा। इसमें जो है 3 नदी को नीचे को हम देखते हैं तो 3 नदी नीचे कौन सी हो गई, इसके बाद हम देख लेंगे तो रावी, इसके बाद हमारी क्या होगी, रावी, इसके बाद हमारी क्या होगी, ब्यास, इसके बाद हमारी क्या हो गई, सतलज। अब जो है इन 3 नदी का पानी का यदि हम प्रयोग को देख लेंगे तो यानी कि जो है जो भारत यहाँ पे करेगा देखेंगे तो भारत यहाँ पे कितना परसेंट करेगा, 80% करेगा। और ये जो है पाकिस्तान कितना परसेंट करेगा, तो ये पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान कितना परसेंट करेगा, तो जो है इसका पानी का जो है ये 20% प्रयोग करेगा। अब जो है यही 1960 में समझौता हुआ था और इसी को हम सिंधु नदी समझौता कहते हैं या सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए हम आपको डेटा के साथ जो है आगे बढ़ रहा हूं। 2 नदी के बीच की भूमि को जो है हम द्वाब कहते हैं। अब जो है द्वाब क्षेत्र हमारा जो है क्या कहा जाता है, जैसे हमारी बिस्ट द्वाब जो है किसके किसके बीच है प्यारे मित्र, तो देखेंगे बिस्ट द्वाब हमारे किसके किसके बीच है, तो बिस्ट द्वाब जो है हमारी ब्यास और सतलज के बीच हमारा क्या है, बिस्ट द्वाब कहलाता है। बारी द्वाब किसके बीच जो है, ब्यास और रावी के बीच कहलाता है। रचना द्वाब जो है रावी और चिनाब के बीच कहलाता है। चाज द्वाब जो है चिनाब और झेलम के बीच। सिंधु सागर द्वाब जो है झेलम और जो है सिंधु। यहाँ पे याद करने की मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे बिस्ट यहाँ पे वह छिपा हुआ है तो वह से क्या हो गया, ब्यास हो गया, यानी कि बिस्ट ब्यास, बारी रावी। आप ये याद रखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बारी रावी, रावी हो गया, रफुर रचना हो गया, रफुर रावी हो गया। और जो है चेनाब यानी चन्ना, यहाँ पे जो देखेंगे तो दोनों का शब्द जो है काटा गया है, यानी कि जो है चेनाब तो यानी कि जो है रचना, यानी कि रचना, रावी, ये आपको समझे। चाज यानी चेनाब, ये जो चाज चेनाब झेलम, सिंधु झेलम और सिंधु के बीच, यानी कि जो है एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपको लंबे समय तक दिमाग में रह जाएंगे। चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ आप देख लेंगे। हाँ, अब हम चले आते हैं सीधा, यानी कि जो है विश्व की जो है बड़ी नदियों में से एक माना जाता है और इसका कुल एरिया कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। जबकि भारत में जो है ये 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 1114 किलोमीटर। और भारत में जो है ये सबसे पश्चिमी नदी है, भारत में ये जो है प्रवाहित होने वाली सबसे पश्चिमी नदी में काउंट किया जाता है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे पश्चिमी नदी है प्यारे मित्र। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्रोत जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप जो है बोखरचू नामक जगह से होता है। और जो है इसकी जो है कहां से कितनी ऊंचाई है, तो 4164 मीटर। इसको मैंने बताया कि शेरमुख या फिर जो है इसको सिंगी खम्बान के नाम से
जानते हैं। इसके बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच जो है उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई लद्दाख तथा बाल्टिस्तान से गुजरती है और लद्दाख श्रेणी को जो है काटते हुए जो है जम्मू कश्मीर के गिलगिट यानी कि जो है समीप जो है पहुंचती है और एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है और पाकिस्तान के देख लेंगे तो चिल्लर के समीप जो है दर्दिस्तान क्षेत्र में जो है प्रवेश कर जाती है। हो गया, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, इसके बाद हम देखेंगे तो सिंधु सतलज ब्यास रावी चिनाब और जो है झेलम इन नदी का जो है प्रमुख तंत्र जो है माना जाता है और जो है सिंधु नदी बहुत सी जो है सहायक नदियां हैं। जैसे इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, सियोक हो गया, गुलगित हो गया, जास्कर हो गया, पुंछ हो गया, नुब्रा, सिगार, गास्टे और द्रास इसकी जो है प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। अंतर जो है अटक के समीप यानी कि जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, अटक के समीप पहुंचता है और जो है पहाड़ी भाग से बाहर निकलता है और इसके दाएं तट पर कौन सी सबसे पहली नदी मिल रही है? काबुल नदी। तो यानी कि जो है पाकिस्तान में सबसे दाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो काबुल नदी है, जो कि मैंने इसको मानचित्र में दर्शाया। अब आगे देखेंगे, अब जो है सिंधु जल समझौता के बारे में मैंने तो आपको जस्ट बता दिया। तो सिंधु जल समझौता जो है आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, चलिए इसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नदी के जो है दाएं तट पर मिलने वाली जो है प्रमुख इसकी नदी कौन है? खुर्रम है, तोची है, गोमल है, छाबे है, कंदर है, पूरम है, काबुल है इत्यादि जो है ये सभी नदियां कहां से निकलती है? सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। सुलेमान पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है? तो ये जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अब जो है इसके जो है दक्षिण की ओर जो है बहती हुई जो है मिठान की कोट के निकट जो है ये पंचनद का जो है जल ग्रहण करती है। पंचनद में नदी कौन कौन आता है? तो यानी कि जो है सतलज हो गया, ब्यास, रावी, झेलम और जो है चिनाब, ये जो है प्रमुख नदियां हैं पंचनद में। अब जो है सिंधु नदी जो है कराची शहर के पूरब में अरब सागर में मिल जाती है और भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केवल जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, यहाँ पे जो है विभाजन हो गया तो ये हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे दोस्त? तो लद्दाख हो जाएगा। अब लद्दाख राज्य से प्रवाहित करती है और लेह जिले के जो है में जो है एक केवल प्रवेश करती है और सिंधु नदी के तट पर जो है लद्दाख की राजधानी लेह जो है दाएं तट पर अवस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे तो सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र हमारा क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से जो है निकलने वाली जो है कुछ अन्य नदियों की भी मैंने डेटा रखा है। तिब्बत की पठार जहां से जो हमारे सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र और जो है क्या कौन सी नदी निकल रही है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो है सतलज नदी निकलती है। वहां से और कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो जो है यांगसी कयांग यानी कौन सी नदी निकल रही है? यांगसी कयांग। जियांग कौन सी नदी निकल रही है? जियांग। हांगहो नदी, पीत नदी या पीली नदी कहते हैं। इरावती नदी जो कि म्यांमार की प्रमुख नदी है, मेकांग नदी और हमारी सतलज नदी, इन सभी नदी जो है कहां से निकल रहा है? तिब्बत की पठार से। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, डेटा में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। अब जो है सियोक नदी के बारे में मैंने चर्चा किया। सियोक नदी को जो है मध्य एशिया में जो है यारकंड और जो है काराकोरम श्रेणी की जो है मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है काराकोरम के क्षेत्र में और यारकंड के क्षेत्र में जो है काराकोरम जो है क्षेत्र है उसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है? मैं बता दूं, यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर का भाग जो है क्या कहलाता है? एक सेकंड, ये जो है इसके ऊपर का भाग जो है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले जो है क्षेत्र को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यारकंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यारकंड कहते हैं। तो ये वाली हमारी यारकंड हो गई और जो है ये वाली क्षेत्र होगी आपकी काराकोरम। तो यानी कि काराकोरम और यारकंड क्षेत्र में जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको एशिया की क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है, मृत्यु नदी कहा जाता है, यानी कि जो है रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। प्राचीन काल में जो है यारकंड से जो है लद्दाख के नीचे जो है इसी नदी के जो है मध्य से जो है क्या होता था? व्यापार होता था। तो व्यापार का साधन जो था यारकंड से लद्दाख के बीच जो है ये रास्ता जो गुजरता था तो इसी नदी के माध्यम से जो है गुजरते थे, यानी कि सियोक नदी के माध्यम से। अभी जो भारतीय सेना जो कारगिल नहीं, ये जो है आपको काराकोरम श्रेणी पर जो है सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, वो हमारी कौन सी है? तो नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी के सहारे जाते हैं।
इसके बाद हम चले आते हैं आगे सतलज नदी पर। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सतलज को हम क्या कहते हैं? शत्रुदी कहते हैं। सतलज को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? शत्रुदी। ये जो है एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि तिब्बत में जो है ये जो है 45-55 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, राक्षस ताल झील से निकलती है और इसको तिब्बत में जो है लोंगचेन खंभान कहते हैं। तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है? लोंगचेन खंभान है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए जो है तिब्बत के सीमा के समीप जो है सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जो है पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले जो है ये 400 किलोमीटर जो है सिंधु नदी के समानांतर तिब्बत में ही जो है बहती है। ये जो है रोपड़ में जो है एक महाखंड का निर्माण करती है और निकलती हुई महाखंड का निर्माण करते हुए निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद जो है उत्तर भारत में जो है एक स्पीति नदी से मिल जाती है। यानी कि जब भारत में प्रवेश करती है तो उत्तर से जो है इसको एक स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में मिलती है और जो है जल ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है और पंजाब के क्षेत्र में ब्यास को नदी का जल ग्रहण करती है और इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। इसके बाद ब्यास नदी। ब्यास को हम क्या कहते हैं? विपाशक कहते हैं। स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे। ब्यास को विपाशक कहते हैं। ये सिंधु की जो है एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर है और रोहतांग दर्रे के निकट से जो है ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और ये जो है कुल्लू घाटी को गुजरते हुए जो है धौलाधार श्रेणी में काती और जो है लारगी महाखंड का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी से गुजरती है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में एक महाखंड यानी कि जो है हिमालय को यहाँ पे धौलाधार श्रेणी को काटती है। इसके बाद जो है पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां पे हरि के नामक बैराज के पास जो है सतलज नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है और हरि के बैराज से जो है एक नहर का निर्माण होता है। उस नहर को हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। और इस नहर का यहाँ से निर्माण जो हुआ है, इस नहर के निर्माण में यदि देखेंगे तो भारत के 3 प्रमुख राज्य को जो है लाभ मिलता है। वो 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। ये जो है 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से है। यहाँ पे जो है ये हरि के बैराज हो गया। हरि के बैराज से जो है सॉरी ये हरि के बैराज हो गया। हरि के बैराज से जो है एक नहर का निर्माण किया गया है। उस नहर को हम क्या बोलते हैं? इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? नहर का सिंबल जो है मानचित्र में ऐसे मिलेगा तो जो है इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई की यदि बात करेंगे टोटल इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 449 किलोमीटर है और 449 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये 3 राज्य को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जो है मुख्य रूप से इसकी फायदा होती है। तो हरि के बैराज से जो है एक नहर का निर्माण किया गया है तो ये जो है हरि के बैराज से निकलती है। तो आप जो है इसे जब नहर परियोजना पढ़ाऊंगा, नदी परियोजना पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको जो है इसको नोट करूंगा। लेकिन जो है आपको यहाँ पे समझाने की दृष्टि से मैंने बताया कि हरि के बैराज से जो है यहाँ पे क्या हमारी हरि के बैराज है और हरि के बैराज से निकलती है 649 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत की सबसे लंबी नहर में गिनती आती है इसकी। अब हम देखते हैं रावी नदी। रावी नदी को हम किस नाम से जानते हैं तो रावी नदी को प्यारे दोस्तों इसको जो है हम क्या कहते हैं? परुष्णी या इरावती कहते हैं। तो यानी कि जो है ये सवाल कई बार आपसे पूछे जाएंगे, पुराने संस्कृत नाम जो है या पुराने नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो रावी नदी अब जो है यह सिंधु की अन्य सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी में स्थित जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी में जो है प्रवाहित होती है। ये जो है चंबा घाटी से होकर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है ये जो है पहले वह जो है सराय सिंधु के निकट जो है ये चिनाब में मिलने से पहले जो है ये पीर पंजाल श्रेणी की जो है दक्षिण पूर्व में जो है की भाग में जो है धौलाधार श्रेणी से जो है प्रवाहित होती है और धौलाधार श्रेणी को एक काटती भी है। तो आपको जो है रावी नदी की जो है टोटल लंबाई की मैंने बात किया था तो रावी नदी की टोटल लंबाई कितनी थी प्यारे दोस्तों? तो 720 थी। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा क्या है? चिनाब नदी। हमारा क्या है? चिनाब नदी। चिनाब को हम क्या कहते हैं? आस्किनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्किनी कहते हैं। अब जो है चिनाब नदी ये जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है।
सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। तो आप याद रखेंगे चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि 1800 है। अब इसमें से जो है सिंधु की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है चंद्र और भागा नामक जो है दो सरिताओं से मिलकर बनती है, और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में जो है केलांग के निकट जो है तांडी के आपस में मिल जाती है। केलांग के निकट जो है तांडी में दो सरिताएं आपस में मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? चंद्रभागा। और जो है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है भारत में इसका कितना लंबाई कितना हो जाता है? 1180, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1800 है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1800 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे झेलम नदी। झेलम को हम क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। चलिए हम जो है ये सिंधु की जो है एक अन्य सहायक नदी में से प्रमुख है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में जो है पीर पंजाल श्रेणी की जो है इसी जो है बेरीनाग के निकट जो है शेषनाग, बेरीनाग के निकट जो है शेषनाग झरने से जो प्राप्त होता है, नीचे जो है गड्ढा बन जाता है, वहां से एक झील है, तो झील से निकलती है, जो कि इसमें झरने भी दिए हुए, झरना या झील दोनों एक ही स्रोत है। यानी कि जब झरना से पानी नहीं गिरेगा तो झील कैसे बन पाएगा? तो यानी कि जो है इसका झील का मुख्य स्रोत क्या है? झरना है। अब जो है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है श्रीनगर को टच करता है, और इसके बाद जो है बुलर झील से जो है बहते हुए जो है ये तंग के समीप जो है गहरे महाखंड का निर्माण करती है, और पाकिस्तान के झांग नामक निकट जगह पर जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। और किशन गंगा जो है यानी कि जो है किशन गंगा जो है झेलम की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और जम्मू कश्मीर में राज्य में जो है यह प्रभावित होती है। किशन गंगा केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही बहती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर में ही क्या हो जाती है? झेलम से मिल जाती है, और किशन गंगा झेलम की सबसे प्रमुख सहायक नदी में से एक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ी सी जो है आप इसे जो है पेन डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम नदी का नाम लिखा है, मैंने उद्गम स्रोत लिखा है, संगम या मुहाना लिखा है, और कुल लंबाई लिखा है। झेलम को देखेंगे तो झेलम को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो झेलम को देखेंगे तो यानी कि जो है बेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से निकलता है, और इसका संगम कहाँ है? तो चिनाब, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 725 है। चिनाब कहाँ निकलता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है मैंने बताया कि जो है से निकलती है, और ये जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसकी लंबाई 1800 होती है। इरावी नदी जो है ये आपका जो है हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है, चेनाब में मिल जाती है, इसकी लंबाई जो है 720 है। ब्यास जो है कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये जो है इसकी लंबाई कितनी? ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज में जाकर मिल जाती है, लंबाई 470 है। सतलज की बात करेंगे तो ये जो है राक्षस ताल झील से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है, और चेनाब नदी में मिलने के क्रम में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके नोट्स बनाने में कोई कमी नहीं होगी। हो गया? चलिए अब सिंधु नदी तंत्र को जो है आपको बेशक रूप से जो है समझ में आ गया होगा, और क्लास अच्छा लगे तो जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू दोस्तों।